नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सीरीज़ लेकर के आता हूं। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कुछ सीरीज़ डाल चुका हूं। आज आप लोगों के लिए मैं फ़िज़िक्स की एक सीरीज़ यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं और आगे एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों के बार बार रिपीट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आगे फर्दर हमारे जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, जिनमें हमारा सबसे पहला भी CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, तो CHSL के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने इन क्वेश्चन को SSC और CHSL की लेवल का बनाया है, ताकि वो बच्चे इन क्वेश्चनों को देखते ही बड़ी आसानी से अपने दिमाग में सेट कर ले और कभी इनका किसी क्वेश्चन का आंसर गलत ना करें। तो चलिए, यहाँ मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिन क्वेश्चनों को हम एक एक करके शुरुआत से पढ़ते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे पहला है, डॉपलर प्रभाव संबंधित निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए मुद्रा प्रचलन से, ऑप्शन बी मनोविज्ञान से, ऑप्शन सी ध्वनि से, ऑप्शन डी जनसंख्या से। तो आपको एक बात तो पता है कि डॉपलर एक रूल है, डॉपलर का एक नियम है, और डॉपलर का नियम साउंड के अंदर आता है। फिजिक्स के लिए डॉपलर का एक नियम है, जिसमें मुद्रा प्रचलन, मनोवैज्ञानिक और जनसंख्या, ये फिजिक्स का पार्ट तो है ही नहीं। तो ये है हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। बट एक बार हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि डॉपलर्स लॉ क्या होता है। तो डॉपलर ने अपने इस लॉ में फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। उन्होंने ये फील किया कि जब कोई भी सोर्स यदि किसी ट्रेन के आसपास में खड़ा हो, यदि कोई सोर्स किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो और कोई ट्रेन उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही हो, तो उसे उस ट्रेन के साउंड की फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीज होती हुई सुनाई देगी। पर यदि वही ट्रेन उससे यदि फार दूर जा रही हो, तो उस ट्रेन के साउंड की फ्रीक्वेंसी उसे लगातार डिक्रीज होती हुई सुनाई देगी। तो इस फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज और डिक्रीज होने के इस प्रोसेस को डॉपलर ने बताया था। सो दिस लॉ इज कॉल्ड डॉपलर्स लॉ, और ये लॉ साउंड के अंदर लागू होती है। डॉपलर का नियम लाइट के अंदर भी लागू होता है, और लाइट में भी वो फ्रीक्वेंसी से ही रिलेट करता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज और डिक्रीज होने का। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ये हमें क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि साउंड निम्न में से किसके कारण दोबारा बार बार ध्वनि उत्पन्न करती है? तो किसी ध्वनि के बार बार उत्पन्न होना, यानी आसपास के सोर्स से टकरा कर के बार बार उसका वापिस आना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन को पहले देखते हैं। ऑप्शन ए विवर्तन, ये गलत है। ऑप्शन बी अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है आर पार, ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन सी प्रावर्तन, प्रावर्तन का मतलब होता है किसी सरफेस से किसी लाइट का या किसी साउंड का टकरा के वापिस कम बैक आ जाना। हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि तरंगें की प्रकृति होती है? ध्वनि किस प्रकृति की तरंगें होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अनुदैर्घ्य तरंगें। साउंड वेव्स इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है, तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? यदि किसी भी स्थान के तापमान को हम बढ़ा दें, तो वहाँ पर मौजूद एयर के अंदर मौजूद पानी की मात्रा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती जाती है, जिसके कारण हम कहते हैं वो आसपास की चीज़ों से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, यानी आर्द्रता बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? यदि कोई बॉडी सॉलिड है
और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बट हिंदी में उसको बोलते हैं गलनांक या गलना। वाष्पन का मतलब होता है एवोपरेशन। एवोपरेशन वो है जो किसी लिक्विड से वेपर में बदल जाता है, और गलने का मतलब है वो जो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, और क्वथनांक का मतलब वो है जो लिक्विड वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाए। देन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? अणुओं के एक दूसरे से टकराने के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर ऊष्मा का पहुंचना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संवहन कन्वेक्शन, ऑप्शन बी विकिरण रेडिएशन, ऑप्शन सी चालन, ऑप्शन डी विकिरण। विकिरण हमारा कभी भी हीट के ट्रांसफ़र का पार्ट नहीं होता। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन ए कंडक्शन। कंडक्शन होता है सॉलिड में, विकिरण होता है सॉलिड लिक्विड गैस सभी में, क्योंकि यहाँ पर किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और संवहन होता है लिक्विड और गैस में, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स लगातार वाइब्रेट होते रहते हैं, और इनके वाइब्रेट होने के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को हिट करता है, जिसके कारण एक जगह की एनर्जी दूसरी जगह तक आसानी से पहुँच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? निम्न में से वो कौन है जो हमारे हाथों को ज़्यादा जलन का एहसास दिलाता है? ऑप्शन ए भाप, ऑप्शन बी गर्म हवा, ऑप्शन सी सूर्य की किरणें, ऑप्शन डी ये सारी की सारी। तो आपको पता है ये सारी की सारी तो हमारे शरीर को बराबर जलाने का कारण नहीं होती। ऑप्शन अब इन सभी में से हम कहेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट होगी सबसे ज़्यादा, वो आपके हाथ को बर्न करने की कैपेसिटी रखेगा उतना ज़्यादा। द स्पेसिफिक हीट इज़ मैक्सिमम ऑफ स्टीम। भाप की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, सिल्वर। कई बार हमसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछे जाता है कि ऊष्मा को चालकता के अनुसार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो आपको पता है कि Ag है हमारा चांदी। चांदी की ऊष्मा चालकता सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट उसके बाद कॉपर की, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा Au गोल्ड की, और सबसे लास्ट में हमारा Al यानी एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उस बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाएगा, वो जल्दी बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाएगा। सॉरी गलत बर्फ़ का गलनांक घट जाएगा, क्योंकि बर्फ़ के अंदर दबाव डालने से वो बर्फ़ जल्दी पिघल जाएगी, जल्दी पिघली तो उसका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक हॉर्स पावर में कितनी वाट के बराबर होती है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 450 वाट, ऑप्शन बी 600 वाट, ऑप्शन सी 734 वाट, ऑप्शन डी 746 वाट। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो आपको पता है कि किसी भी वस्तु का पानी के ऊपर तैरने का रीज़न होता है उस वस्तु की डेंसिटी का कम होना, बट ऑप्शन ए श्यानता यानी विस्कोसिटी, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पर बी नहीं है। अब एक दूसरा और कारण होता है किसी भी वस्तु के पानी में तैरने का कारण, वो होता है उसके टेंशन का कम होना। देन हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उसके पृष्ठ तनाव का कम होना ही पानी पर तैरने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? उस वैज्ञानिक का नाम है डेवी, डॉक्टर डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल में तैरना न्यूटन के कौन सी गति के नियम का कारण संभव है? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति में, ऑप्शन ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो आपको पता है कि प्रथम जो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर वर्क करता है,
द्वितीय नियम मोमेंटम के ऊपर वर्क करता है, और तृतीय नियम हमारा एक्शन एंड रिएक्शन के ऊपर वर्क करता है, जिसमें बॉडी के ऊपर एक तरफ से यदि एक बल लगाया जाए तो दूसरी तरफ से एक बल उसके ऊपर जनरेट होता है जो उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो आपको होता है किसी पानी के ऊपर यदि कोई भी बॉडी तैर रही है तो वो पानी को जितने बल से नीचे की ओर पुश करती है उतने के बल से वो पानी उसको ऊपर की ओर पुल करता है, और जिसके कारण वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है यानी तैरता है। देन हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 14, वायु में बादलों के तैरने का कारण क्या है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी वेग। तो अभी जैसा कि मैंने कुछ समय पहले आपके सामने डिस्कस किया, एक बार फिर डिस्कस करता हूँ कि किसी भी बॉडी का किसी के अंदर तैरने का रीज़न मेनली एक ही होता है, उसकी डेंसिटी का कम होना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बादल एयर में आसानी से इसलिए तैर लेते हैं क्योंकि बादल की डेंसिटी, क्लाउड की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से बहुत ही कम होती है। द डेंसिटी ऑफ क्लाउड इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ एयर, so it's always float in air. Here the correct answer is option B, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में ऑप्शन ए घर्षण बल, दो बॉडी के सरफेस के बीच में लगता है, दो बॉडी के सरफेस के बीच में लगता है। ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल वो है जो चीज़ों को सेंटर की तरफ खींच के लाता है। दूसरा है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल वो है जो चीज़ों को सेंटर से कहाँ दूर भेजता है। देन हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थैंक यू, नमस्कार बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।